भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और साथ ही ये संयोग की बात है कि आज रामनवमी भी है। ये हमारे लिए दुगुनी खुशी का माहौल है। इसके लिए मैं समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इन दोनों शुभ अवसरों पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम समस्त देशवासियों को और बधाई देते हुए ये अपेक्षा भी करते हैं कि राष्ट्र समृद्ध बने, राजस्थान विकसित राजस्थान बने और हमारी केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं हमारे प्रत्येक नागरिक की समृद्धि के लिए, उन योजनाओं को हमारा कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचाएगा। आज के दिन हमारे प्रत्येक बूथ पर समितियों का सम्मेलन भी हो रहा है, बूथ समिति का, और बूथ समिति पहले विचार विमर्श करेगी, आप संगठन के इस उत्कर्ष की गाथा के बारे में चर्चा करेगी और उसके बाद में प्रत्येक मोहल्ले में जाकर और घर घर तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने का काम करें। हम विकास कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, हमारा संगठन इतना सुदृढ़ है, हम इसको और भी सुदृढ़ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राजस्थान में और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी सरकार बनाए और राजस्थान में जो विकास करना है उस विकास में अनवरत अपना योगदान देती रहे ताकि राजस्थान समृद्ध बन सके, विकसित राजस्थान बन सके। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी जो योजनाएं दी है, उन योजनाओं को हमारा कार्यकर्ता आम नागरिक तक पहुंचाए, जरूरतमंद को उसका लाभ दिलाने का काम करे। और हमारे डबल इंजन की सरकार राजस्थान में आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में और अभी जो दूसरा बजट प्रस्तुत किया उसमें भी कई विकास की योजनाएं दी है, उसका लाभ प्रत्येक राजस्थान के नागरिक को मिलेगा। राजस्थान समृद्ध बनेगा, विकसित राजस्थान बनेगा। किसी भी प्रकार का कोई राजस्थान में टैक्स नहीं लगाया और विकास के आयाम स्थापित करने के लिए राजस्थान की सरकार ने बहुत योजनाएं दी है, उसका लाभ हम प्रत्येक नागरिक को देना चाहते हैं। इसलिए आज हमारा जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता है वो अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से, नागरिकों से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का वो दायित्व निभाएंगे। ये जो कभी 5 वर्ष तक हम और 5 वर्ष तक हमारा विरोधी, हम इस मिथक को तोड़ेंगे और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इस प्रकार का हमारा कार्यकर्ता पूरा प्रयास करेगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किए, बहुत संघर्ष किए और शुरुआत से लेकर करके अब इतनी सुदृढ़ स्थिति में हम आ गए हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। तो इस अवसर पर हमारे कार्यकर्ताओं का भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। अभी हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उन्होंने झंडारोहण किया, एक विकास गाथा का जो प्रदर्शनी का अवलोकन उन्होंने किया और आज कई कार्यक्रम होंगे। तो उन कार्यक्रमों में भी हम सब लोग हमारे आम नागरिकों से यह निवेदन करना चाहेंगे कि वो गुण अवगुण के आधार पर निर्णय करे। कौन पार्टी देशभक्ति से ओतप्रोत अपना व्यवहार करती है और दूसरी कौन सी पार्टी केवल परिवारवादी पार्टी है जो केवल मात्र अपने परिवार का भरण पोषण संपन्न करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करती है। ये निर्णय करना आम नागरिक का कर्तव्य है और हम ये आह्वान करेंगे कि प्रत्येक नागरिक भी काम के आधार पर आशीर्वाद दे। जो काम करता है उसको धन्यवाद दे और जो काम नहीं करे उसके कान मरोड़े। यह स्थिति तो हमारे देश की जनता की होनी चाहिए। केवल 5 वर्ष तक सत्ता प्राप्त करने के बाद
जनता की चिंता नहीं करे और चुनाव के समय आकर के और प्रलोभन देकर के किसी प्रकार का भ्रम पैदा करके या माफी मांग करके आपका मत प्राप्त कर ले और फिर वही ढाक के तीन पात उसी रणनीति पर चले, तो जनता को अब जागरूक होने की जरूरत है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, नियमित जन सेवा के लिए लगे हुए हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव पर दुनिया में भी और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के दुनिया में भाईचारा स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं। जहां कहीं भी और दो देशों के बीच में भी यदि कोई विवाद है तो उसमें भी आज निर्णायक भूमिका में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसी प्रकार से हमारी राज्य की सरकारें भी और जन सेवा के लिए लगातार प्रयत्नशील है और उसी में लगी हुई है। तो ये जनता को निर्णय करने की जरूरत है। हमने जो काम किए, चाहे आम नागरिक को मकान देने का काम किया, चाहे आम नागरिक को जरूरतमंद को राशन सामग्री देने का काम किया, चिकित्सा सुलभ करवाने का काम किया, सोलर पैनल्स उसमें सब्सिडी देने का काम किया, या विकसित राजस्थान बनाने के लिए औद्योगिक विकास का काम किया, ये सब जनता के सामने है। एक स्वच्छता का वातावरण बनाया, वो आप सबको पता है कि शौचालय से लेकर के रेलवे प्लेटफॉर्म तक कितनी स्वच्छता आज देखने को मिल रही है। ये सब काम हमारी सरकार ने किए और इसके अलावा भी कितने लोग आज टैक्स पेई बने हैं। इसका मतलब है कि समृद्धि आई है, गरीबी मिटी है और केंद्र सरकार ने भी जो गरीबों को और मजबूत करने के लिए उन्होंने जिले तय किए, इसी प्रकार से राजस्थान की सरकार ने भी और गांवों को तय किया कि पहले चरण में 5000 गांव चुन करके उनको उनमें से गरीबों को छांट करके उन गरीबों को किस प्रकार से गरीबी से बाहर निकल सके इसकी योजनाएं देने का जो काम किया। फिर दूसरे चरण में दूसरे 5000 लेंगे। ऐसे राजस्थान के 45,000 गांवों को विभिन्न चरणों में लेकर के और वहां से गरीबों को समृद्ध करने की दिशा में जो योजनाएं बनाई है, ये पहली बार हुआ है। तो इसके लिए मैं हमारे नेतृत्व, ऐसे तो अपेक्षा भी करती है जनता उनसे, लेकिन जनता को ये निर्णय करने का ये एक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे काम किया है उसको आशीर्वाद जरूर दे और जो काम नहीं करे उसको निरुत्साहित करना चाहिए। यही मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करूंगा। अब हमारा बूथ का कार्यक्रम चलेगा यहाँ पर, जिसमें जनता हमारे जो हम किस प्रकार से आगे बढ़े हैं ये जानकारी हमारे आम नागरिकों तक, आम जनता तक पहुंचाने का काम हमारा बूथ का कार्यकर्ता करेगा। और यदि मीडिया उसमें सुनना चाहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीडिया चूंकि समाज का और हमारे लोकतंत्र का चौथा प्रहरी है, इसलिए हम आपके आदेश को पहले मानते हैं। इसलिए आपके सामने जो कुछ निवेदन करना था वो मैंने किया। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय बंदे सत्यार्थी से निवेदन करूंगा। पोरवाल जी एक प्रश्न किया है, मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ। वैसे मीडिया को अधिकार है प्रश्न करने का, तो अभी वक्फ संशोधन बिल 2025 पहले 2024 में ये पेश हुआ था लोकसभा के अंदर और फिर उसको जेपीसी को दे दिया था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया था और जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में वो उसके चेयरमैन थे। और ये वक्फ संशोधन बिल पर समस्त हिंदुस्तान के प्रत्येक क्षेत्र में वहां वो कमेटी गई थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और उसने विचार विमर्श करने के बाद में जिस नतीजे पर पहुंचे और उसने अपनी रिपोर्ट संसद के अंदर पेश कर दी। लोकसभा में यह बिल पारित हो गया, फिर राज्यसभा में भी पारित हो गया। उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी ने और उस पर हस्ताक्षर करके उस कानून बना दिया। इस बात की हमें बहुत खुशी है। जो मेहनत की, ये देखिए गरीब
मुस्लिम समाज के नागरिक को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। ये स्पष्ट मैं करना चाहता हूं कि वक्फ की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाना, आज जो वक्फ की संपत्ति है वो वक्फ की रहेगी, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना इस बिल में सन्निहित है। दूसरा, कोई विवाद यदि है, आज से पहले किसी संपत्ति पर कोई डिस्प्यूट है, तो उसका निस्तारण पहले ट्रिब्यूनल करेगा, उसके बाद में कोर्ट भी कर सकेगी। यह भी इस बिल के अंदर सन्निहित है। दूसरा, वक्फ के प्रबंधन में कोई गैर मुस्लिम नहीं होगा, यह इस बिल में सन्निहित है। लेकिन कानून का पालन करवाने के लिए वो जो समिति बनेगी उसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया। फिर महिलाओं का पहले प्रतिनिधित्व नहीं था, मुस्लिम समाज की महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी इसमें होना चाहिए, यह भी सुनिश्चित किया गया। तीसरा, जो वक्फ की इतनी बड़ी संपत्ति है, जो 2006 में सच्चर कमेटी ने यह बताया था कि उस समय 4 लाख एकड़ भूमि 2006 में वो वक्फ कमेटी की थी, जो आज 8.5 लाख एकड़ बन गई। तो वो संपत्ति कहां से आई? हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, तब जो हिंदुस्तान से मुस्लिम समाज के लोग पाकिस्तान चले गए, वो संपत्ति उनकी जो पड़ी थी, नियम अनुसार तो वो हिंदुस्तान सरकार की होती है, सरकारी संपत्ति होती है, लेकिन वो वक्त को दे दी गई। मान लिया, स्वीकार है, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन जो पाकिस्तान से जो हिंदू लौट करके हिंदुस्तान आए और वो संपत्ति वहां पड़ी थी, वहां के मुस्लिमों ने उस पर कब्जा कर लिया। उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ। अब हम पाकिस्तान की पंचायती तो नहीं कर रहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। लेकिन हमने हिंदुस्तान में वो संपत्ति वक्फ को लेने दी। ठीक है, अच्छी बात है, वो भी हमारे भाई हैं, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन उसके बाद 2006 के बाद 4 लाख एकड़ और बढ़ गई और वो डिस्प्यूटेड है। तो डिस्प्यूट का तो निर्णय कोर्ट करेगा, वो हम नहीं कर रहे हैं। ये तय हुआ, पहले ट्रिब्यूनल ही करता था, उस समाज का ही एक ट्रिब्यूनल बनता था, वो करता था, अब कोर्ट करेगा। ये इसमें एक संशोधन है। फिर मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो सच्चर कमेटी ने 2006 में बताया कि केवल 163 करोड़ रुपया उसकी आय, केवल 163 करोड़ 2006 में, और अभी 2025 में 24 की गणना हुई जिसमें केवल 166 करोड़ रुपया आय हुई। तो जब 4 लाख एकड़ जमीन वक्फ की थी, उसमें 163 करोड़ और अभी 8 लाख एकड़ से ज्यादा हो गई, तो भी 3 करोड़ ही ज्यादा बढ़े। तो इसका मतलब है कि बाहुबलियों ने कब्जा कर लिया उस संपत्ति पर, वक्फ की संपत्ति पर। किसी ने 5 स्टार होटल बना दी, मुस्लिम समाज के लोगों ने, बाहुबलियों ने। किसी ने दुकानें बना दी, कब्जा कर लिया, कमाई कर रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन उस समाज के गरीब को उसका लाभ नहीं मिल। हमें नहीं चाहिए और किसी को नहीं चाहिए, उस समाज के हित के लिए ही किया है, लेकिन उस समाज के भी गरीब को लाभान्वित नहीं किया जा रहा है। उस समाज में जरूरतमंद व्यक्ति को उसका फायदा नहीं दिया जा रहा है। ये वक्त की संपत्ति अल्लाह के नाम पर होती है, अल्लाह खुदा ताला उसके नाम पर है ये, तो उसका लाभ किसको मिलना चाहिए? आपने कभी ईद में आप लोग गए होंगे, ईद में ईदी मिलती है, तो ईदी लेने वाले लोगों की तरफ देखो, वो कितने गरीब हैं। ईदी प्राप्त करने वाले लोग कितने गरीब हैं, उनके उत्थान के लिए ये वक्फ की संपत्ति का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। वो आज भी इस स्थिति में है कि हमको दो। हम भारतीय जनता पार्टी की, हिंदुस्तान की सरकार ये चाहती है कि वो वर्ग भी देने की स्थिति में आए,
हमेशा ये कि हमको दो इस स्थिति में नहीं रहे, वो समृद्ध बने, इसके लिए ये संशोधन कानून लाया। तो इसमें अब आज कानून बन गया। तो अब गरीब मुसलमान को, पसमंदा मुसलमान को, मुस्लिम में भी कई बिस्ती है, कई नाई है, कई और में जातियां तो बहुत है, उसमें भी वो बहुत गरीब है, उसको लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभ उसको मिले। उसमें हमने गैर मुस्लिम लिए हैं 2 लोग कि वो ये तय करे कि आप करें। प्रबंधन तो मुस्लिम समाज ही करेगा, लेकिन मुस्लिम समाज ये करे, यह सुनिश्चित करवाने के लिए हमने जो 2 लोगों को नियुक्त किया है, वो गैर मुस्लिम भी उसमें सम्मिलित रहेंगे। बहुमत तो मुस्लिम समाज का ही है। तो इसमें किसको ऐतराज है? ये जो लोग विरोध कर रहे हैं वो केवल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि आरएसएस की नजर अब दूसरे समाज के लोगों पर है, एथनिक चर्च की जमीनों पर हम लेना नहीं चाहते, किसी की भी जमीन हम छीनना नहीं चाहेंगे, लेकिन उस वर्ग को तो समृद्ध करो। आज मुस्लिम समाज में कितनी गरीबी है, विचार करो। टाइल पंक्चर निकालने से ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया उनको। हम चाहते हैं कि वो भी समृद्ध बने, इस दिशा में वो भी मजबूत बने। ये हमारी सोच है। हमें किसी की जमीन नहीं चाहिए। हमने साफ कहा है कि आज हमने रेट्रोस्पेक्टिव डेट से तो किया नहीं है निर्णय, पिछली तारीख से तो किया नहीं कि 2006 में सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी हम वहीं से चलेंगे। हम तो आज की बात कर रहे हैं ना। आज जो है वो उसकी है, हम उसमें डिस्प्यूट में नहीं पड़ रहे हैं। तो कहां छीन रहे हैं किसी की जमीन? हाँ, एक सत्य है उनमें, जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि शायद इनका आशीर्वाद बीजेपी को मिल जाएगा। वो तो मिलेगा, तो काम करेगा तो मिलेगा आशीर्वाद, इसमें कहां दिक्कत की बात है। ये भय उनको है, ये डर है कि अब ये भी इस समाज को अपनी ओर आकर्षित करने में इन्होंने योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। तो अच्छी बात है ना, वो भी करे ना, भला करे, वो भी कंपटीशन करे, अधिक सेवा में करे, वो भी सेवा करे, हम भी सेवा करें। वो हमसे बढ़ करके सेवा करें, हम उनसे बढ़ करके सेवा करें। इसमें दिक्कत कहां है? कंपटीशन है अधिक सेवा में, अधिक सेवा करके हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो उनको दिक्कत कहां है? ठीक है ना। वैसा एक सवाल हो रहा है, कांग्रेस ने अपने संगठन का विस्तार किया, 40 से 50 जिले बनाए। भजनलाल सरकार ने जिन जिलों को हटाया उनमें से 6 जिले अपने संगठन में शामिल लिए। एक बात बताऊं, उन्होंने 50 जिले अपनी सरकार में बना दिए थे कि दुद्दू को 1 जिला बनाया था, 1 पंचायत का, 1 विधानसभा का, केकड़ी के जिला बनाया था, 1 विधानसभा का। वो बनाए ना, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो और क्या करते हैं, वो अपने घर में जो करे सो करे, हमको उनके परिवार की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना। हम अपनी पार्टी सुदृढ़ कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपनी योजना से चल रहे हैं, हम समृद्ध रहेंगे।